हेलो फ्रेंड, आप लोग को अरिहंत क्लास यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अंकित कुमार आया हूं फिर से न्यू वीडियो के साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम के लेके आए हैं। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, आहार नाल के बारे में पढ़ चुके थे, यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ओवरव्यू क्या हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भोजन हम लोग खाते थे। उस भोजन में क्या रहता था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और कुछ मिनरल्स रहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें इस सब का मिनरल और विटामिन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होते हैं। और ये क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लिपिड, ये क्या है? ये बड़े मोलिकुल्स होते हैं, जिसका पाचन क्रिया के द्वारा वो छोटे मोलिकुल्स में टूटेंगे, यानी कि अणु में टूटेंगे। उसके बाद मेरा शरीर क्या करेगा? इसको ग्रहण करेगा। तो स्टार्च है, हम लोग क्या करते हैं? स्टार्च मेरा क्या? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम खाना खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च फॉर्म में। ये स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के उपस्थिति में माल्टोज में बदलता था, और ये माल्टेज एंजाइम की सहायता से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनता था। और उसके बाद हम लोग आते थे, तो ये प्रक्रिया कहाँ पे होती थी? मुख में होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा मुख से शुरू होता था। और उसके बाद वो भोजन किस रूप में रहता था? बोलस फॉर्म, यानी कि म्यूकस में मिलने के बाद वो बोलस फॉर्म लेता था। और वो बोलस फॉर्म ईसोफेगस होते हुए कहाँ आता था? स्टोमक में। ईसोफेगस में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि वहां पर कोई एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता था। सिर्फ वहां पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कर्माकुंचन प्रक्रिया उपस्थित होते थे, जिसके कारण बोलस खाना मुख से अमाशय में आते थे, यानी कि स्टोमक में आते थे। और स्टोमक में आने के बाद क्या होता था? वहां पे 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते थे, जिसमें पढ़े थे फर्स्ट म्यूकस सेल या सलेसम सेल, और उसके बाद पढ़े थे पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल, और उसके बाद पढ़े थे चिप सेल, जिसमें म्यूकस सेल से म्यूकस का स्राव होता था, और पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल से HCl का स्राव होता था, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक मुख्य या जाइमोजिन सेल। तो ये क्या था? इन कोशिका से पेप्सिनोजन या रेनिन हार्मोन का स्राव होता था, और ये पेप्सिनोजन हार्मोन का स्राव होता था, जिसमें पेप्सिनोजन किसके पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? प्रोटीन। और रेनिन हार्मोन होता है, वो भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, रेनिन भी। लेकिन वो किस चीज का? दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन के पाचन में क्या होता है? रेनिन भाग लेता था। और उसमें हम लोग आगे देखे थे कि अमाशय का पीएच मान बहुत कम होता था, यानी कि 1.5 से लेकर 1.8 तक होता था, जिसमें से इसका कारण क्या था? वहां पे अमाशय में HCl बन रहा था, और हम लोग जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिसका पीएच मान कम होगा तो अमाशय का क्या हो रहा था? परत जल सकता था। लेकिन जलता क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर म्यूकस का स्राव होता था, जो क्या होते हैं? हमारा क्षारीय होते हैं। और ये एसिड और क्षार मिल के एक दूसरे को क्या करते थे? न्यूट्रलाइज करते थे, जिसके कारण इसका यहाँ पर क्या हो रहा था? हमारा अमाशय जलने से बच जाता था। उसके बाद भोजन अमाशय में उपस्थित अर्धपाचित भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। और उसके बाद वो भोजन आता था कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आता था, और सबसे पहले इंटेस्टाइन में कौन आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हम लोग ने देखे थे कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में भोजन का पाचन मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहीं पे ड्यूडेनम के दीवार से क्या होता है? इंटरनोकाइनेज एंजाइम का स्राव होता था, जो ट्रेप्सिन, इनएक्टिव ट्रेप्सिनोजन को किस में बदलता था? ट्रेप्सिन में। और वो ट्रेप्सिन क्या करता था? अग्नाशय रस से स्रावित जितने भी हार्मोन थे, यानी कि केमोट्रेप्सिनोजन और ट्रेप्सिनोजन, इस सब को क्या कर रहे थे? एक्टिव कर रहे थे। लाइपेज भी उसमें क्या था? अग्नाशय रस में था। तो लाइपेज को एक्टिव करने के लिए भी कौन सा? ट्रेप्सिनोजन जिम्मेवार होता था। और दूसरा एक बाइल सॉल्ट बताए थे, ये तो उसमें एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन ये बाइल जूस जो होते हैं, ये क्या कर रहे थे? सिर्फ लिपिड के पाचन में मदद कर रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ड्यूडेनम वाले पार्ट में, स्मॉल आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पाचन की क्रिया होती थी। उसके बाद बच गया जेजुनम और इलियम। वहां पर क्या होता था? पाचन की क्रिया वहां पे नहीं होता है, वहां पर सिर्फ अवशोषण की क्रिया होती है। और उसमें बताए थे एक उंगली नमूना संरचना पाई जाती है इलियम और जेजुनम में, जो हमारे आंत के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? अवशोषण तेजी से हो।
सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से एब्जॉर्बेशन होगा। और वहीं पे हम लोग सीखे थे कि अमाशय में उपस्थित भोजन को क्या बोलते थे, कायम। और जब वो आंत में आया तो वहां पे उसका पूर्ण पाचन हुआ, और जब वो बड़ी बात आंत में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिसेज मैटर, यानी कि मल। और लिपिड का पाचन यानी अग्नाशय रस का जो स्राव होता था वो आता था कहाँ पे, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, वहां पर बाइल जूस के द्वारा एक्टिव होते थे और HCl के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिपिड का पाचन कहाँ पे शुरू हो रहा है, स्मॉल आंत से शुरू हो रहा है। यानी कि हम लोग सीख लिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, और प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, और लिपिड का पाचन आंत से शुरू होता है, उसमें भी स्मॉल आंत में भी ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और एक सवाल हम लोग से पूछा जाएगा कि रेनिन हार्मोन जो किस चीज का पाचन करता था, दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को। यानी कि पूछेगा कि वयस्क में रेनिन हार्मोन अधिक स्रावित होगा या बच्चों में, तो क्या होगा, बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं। इसलिए क्या ये मेरा जवाब होगा कि रेनिन हार्मोन अधिक बच्चों में स्रावित होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ दूध का ही उपयोग करते हैं। लेकिन वयस्क मनुष्य में क्या है, सभी हार्मोन बनेंगे, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेजेज, ये सब भी बनेंगे, क्योंकि हम लोग लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं। लेकिन बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं। तो दूध को पचाने में, दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हम लोग देखे थे प्रोटीन किस चीज में टूट रहा था, पेप्टोन में और प्रोटियोजेज में। ये ट्रेप्सिन हार्मोन या केमोट्रेप्सिन से डाइपेप्टिडेज में बदलते हैं, और ये डाइपेप्टिडेज एंजाइम से डाइपेप्टिडेज एंजाइम से अमीनो एसिड में बदलते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होता है, और प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड होते हैं, और फैट का लाइपेजेज एंजाइम से फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते थे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, क्या हमारे ब्लड में ये सब तो मिलेंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड मिल सकते हैं, लेकिन फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर इंसोल्युबल होते हैं, कि जल में ये अघुलनशील होते हैं। इसलिए फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल हमारे ब्लड में नहीं पाए जाएंगे। और ये लैक्टोजेज है, ये लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज, दो मोलिकुल्स ऑफ, एक मोलिकुल्स ग्लूकोज और एक मोलिकुल्स किससे बने होते हैं, गैलेक्टोज से। और सुक्रोज है, ये सुक्रेज एंजाइम के उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटते हैं। ऐसा भी पूछा जाएगा आपको कि जो हमारा लैक्टोज है किस चीज से बना होता है, क्या होगा, 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज और 1 मोलिकुल्स ऑफ गैलेक्टोज। और सुक्रोज के बारे में पूछेगा क्या होगा, 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज और 1 मोलिकुल्स ऑफ फ्रुक्टोज। यहाँ से एक सवाल और ऐसे बार बार पूछे जाते हैं, क्या हम लोग जो फल खाते हैं उसका जो मीठा स्वाद होता है वो किस कारण होता है, तो वो मीठा स्वाद हम लोग का होता है फ्रुक्टोज के कारण। और हम लोग इतना पढ़ लिए थे, लेकिन एक बात और है कि हम लोग जैसे ये फिसेज मैटर बना, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वो एनएस से होकर नहीं, ऐसा भी हो सकता था, रिटर्न जा सकता था। लेकिन हम लोग वहां पर एक चीज और पढ़े थे कि वहां पर बहुत सारे स्फिनेक्टर होते हैं, जैसे इसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक झिल्ली नमूना संरचना होती है जो फिसेज मैटर को अमाशय से बक्कल कैविटी में जाने से रोकते थे। उसका नाम था हम लोग का गैस्ट्रो इसोफ्रेंजियल स्फिनेक्टर, गैसो इसोफ्रेंजियल स्फिनेक्टर। देखिए यहाँ पर गैसो इसोफ्रेंजियल स्फिनेक्टर। ये क्या करता है, गैसो इसोफ्रेंजियल स्फिनेक्टर, ये अमाशय से भोजन को माउथ में जाने से रोकते हैं। और उसके नीचे आएगा अमाशय के पार्ट, पाइलोरिक पार्ट होते थे, उसमें 3 पार्ट पड़े थे, एक फंडिक पड़े थे और एक
कार्डियक, उसके बाद था पाइलोरिक। पाइलोरिक सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग पाइलोरिक बोलते थे, और वो पाइलोरिक के नजदीक एक और झिल्ली नमूना संरचना होती है जो क्या होता है, छोटी आंत में खूंटते हैं। छोटी आंत में खूंटते थे, वहां पर भी क्या होगा, छोटी आंत से भी तो भोजन आमाशय में आ सकता था, लेकिन आमाशय में नहीं आता है। वहां पर भी पाइलोरिक स्फिंक्टर उपस्थित होते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो भोजन को छोटी आंत से आमाशय में आने से रोकते हैं। और जब छोटी आंत से कहाँ जाएंगे भोजन, बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में उसमें भी 3 रीजन होते थे, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम वाले पार्ट क्या होता है, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट और बड़ी आंत के केस्कम वाले पार्ट क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये जुड़े हुए स्थान पर एक वहां पर होता है लियोसिकल वॉल्व। लियोसिकल वॉल्व होते हैं जो क्या होता है, बड़ी आंत से छोटी आंत में भोजन को आने से रोकते हैं। अब वो जब बड़ी आंत में भोजन गया तो वो अब भोजन रहा नहीं, उसे फीसेज मैटर यानी कि मल बोलते हैं। और बड़ी आंत के एक सिक्कम वाले पार्ट में अंगुली नमूना संरचना थी, उसको हम बोलते थे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वो हम लोग का क्या था, विस्टेजियल ऑर्गन थे, यानी कि अवशेषी अंग थे, और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। और हम लोग का बड़ी आंत में मुख्य रूप से वहां पर जल का अवशोषण होगा, उसके बाद किसी चीज का अवशोषण वहां पे नहीं होगा। और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में, यानी तीत के बारे में, और आगे पढ़ेंगे उसके बाद टंग और जीभ के बारे में। तो हम लोग देखते हैं दांत के स्ट्रक्चर में। देखिए हम क्या सब लिखे, रूट लिखे, निक लिखे और क्राउन लिखे। यानी कि जो हम लोग का दांत दिखाई दे रहा है उतना पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्राउन। और रूट पार्ट जो हम लोग को जा सॉकेट, यानी कि जा वाले जो हड्डी होंगे उनमें जितना पार्ट धंसे होते हैं उसको रूट बोलेंगे। और रूट और क्राउन के बीच वाले भाग को निक बोलेंगे। और हम लोग का जो एक चमकीला सतह दांत जब दिखाई पड़ता है तो एक चमकीला परत दिखाई पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनामेल। और इसके दांत के नीचे एक पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी यानी कि मज्जा गुहा, वो क्या करता है, डेंटाइन का स्राव करते रहता है, और उस पे एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे गम या जिंजीवा कहते हैं। और हम लोग देखेंगे कि दांत तो भी कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग में 4 प्रकार के दांत होते हैं। फर्स्ट होगा इंसिजर यानी कृंतक, और उसके बाद आएगा कैनाइन रदनक, उसके बाद आएगा प्रीमोलर अग्रचवर्णक, मोलर चवर्णक। और इसका क्या है, इंसिजर यानी कृंतक यानी कि इसका काम होता है काटना। कैनाइन रदनक, इसका काम होता है चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है कि पीसना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मिल्क टीथ और टेम्पोररी, मिल्क टीथ को टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, यानी दूध के दांत या अस्थायी दांत। अस्थायी दांत हम उसको बोलेंगे जो बचपन में था और वयस्क होने पर वो क्या होगा, टूट के फिर से आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ। और उस दांत का डेंटल फार्मूला यानी दंत सूत्र होते हैं 2, 1, 0, 2। यानी कि ये 2 मेरा क्या है, इंसिजर है, और ये मेरा क्या है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें हम देखते हैं कि इंसिजर वाले पार्ट कितना है, 2 है। इसका मतलब ये 2 हाफ, जो मेरा ये मुंह का हाफ है, हाफ से लेते हैं 2 दांत इधर, तो ये क्या हुआ, ऊपर नीचे दोनों है। यानी कि अभी इंसिजर यहाँ 2 लिखे और नीचे 2 है, टोटल 4, यानी हाफ साइड में 4, तो पूरा क्या होगा, 8 आएंगे। अगर ऐसा भी पूछेगा कि इंसिजर दांत की संख्या कितना होते हैं तो क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद हम लोग का कैनाइन, कैनाइन टोटल कितने होते हैं, 4, यानी कि 1, 2, एक साइड में 2, तो दोनों साइड मिला के 4। लेकिन बच्चों में क्या होगा, ये बच्चों का डेंटल फार्मूला है, यानी मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रीमोलर क्या लिखे हैं, 0, यानी कि बच्चों में प्रीमोलर की संख्या नहीं होते हैं और मोलर की संख्या 2, यानी कि इसका भी क्या जाएगा, टोटल मोलर 8 होते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे परमानेंट टीथ यानी कि अस्थायी दांत। जब हम लोग का ये वयस्क होने के बाद लगभग 20-25 साल के एज में क्या होता है, हम लोग का आता है परमानेंट टीथ।
उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 और नीचे भी 2 1 2 3। इसको मल्टीप्लाई 2 से इसलिए किए क्योंकि हम हाफ पार्ट को लिख रहे हैं, पूरा पार्ट के लिए क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंसीजर वाले दांत को देख रहे हैं कि बच्चों में और वयस्क दोनों में क्या होता है समान। कैनाइन भी दांत में क्या होता है दोनों में वयस्क और बच्चों में समान। लेकिन प्री मोलर क्या है बच्चों में अब्सेंट होते हैं, जबकि वयस्क में देखिए 2 लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या है 2 और 2 4, एक भाग में 4 तो दोनों भाग मिला के कितना हुआ 8। और एक देखते हैं मोलर। मोलर वाले पार्ट में बच्चों में टोटल 8 थे, लेकिन यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा परमानेंट टीथ में 3 ऊपर 3 नीचे, यानी हाफ पार्ट में 6 तो दोनों पार्ट मिला के 12। इसका मतलब क्या हुआ 12 दांत होंगे कौन सा मोलर वयस्क में। लेकिन इसको जो 4 दांत बढ़ा हम लोग में मोलर, ये क्या होते हैं इसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, यानी कि अक्ल दांत या झूठा दांत इसको बोल सकते हैं। यानी कि ये दांत हम लोग का कोई काम का नहीं है, यानी कि इसका मतलब है काम का नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया अब्सेसिया यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन। हम लोग एक वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ चुके हैं कौन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और यहाँ पर भी हम लोग का आ गया कि ऐसा भी सवाल आता है कि कितने हम लोग के मुंह में वेस्टिजियल दांत हैं, कितना होगा 4 होगा। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे डाइफोडोंट किसको बोलेंगे द्विबार दंती, यानी ऐसे जीव जिनमें 2 बार दांत आते हैं। जैसे हम लोग हैं 2 बार दांत आते हैं, एक बार बचपन में आता है उसके बाद क्या होता है टूटने के बाद फिर आता है, उसको क्या बोलेंगे द्विबार दंती या डिफोडोंट। उसके बाद आता है थीकोडोंट यानी कि गर्त दंती। थीकोडोंट आएगा उसको क्या बोलेंगे गर्त दंती। तो गर्त दंती में होता है जिसका दांत हड्डी में धसा हो। जैसे हम लोग क्या बोले थे जा सॉकेट में धसे भाग को क्या बोलते हैं रूट, यानी कि जिसका दांत जात सॉकेट में धसा हुआ रहेगा उसको हम बोलेंगे गर्त दंती यानी थीकोडोंट। और उसके बाद आएगा हेट्रोडोंट, यानी कि हेट्रोडोंट होता है विषम दंती, यानी कि ऐसे जीव या जंतु जिनमें एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाएंगे, यानी टीथ होंगे एक से अधिक प्रकार के, उसको बोलेंगे हेट्रोदंती। जैसे हम लोग में क्या होता है हेट्रोदंती है क्योंकि हेट्रोडोंट है क्योंकि हम लोग में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होने के कारण हम लोग क्या हो गए हेट्रोडोंटी। इसीलिए ये सब कुछ टर्म है, इसको ध्यान रखिए। और उसके बाद आएगा हम लोग का जीव। तो जीव के बारे में हम देखते हैं कुछ। और जीव एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हम लोग का, और वो मुख्य रूप से क्या काम करता है जीव, उसका काम होता है भोजन को मिलाने का काम करता है म्यूकस के साथ। तो मान के चलिए अगर ये जीव की संरचना हम बनाए तो इसमें मुख्य रूप से इस पे क्या होता है छोटा छोटा उभार होता है जिसे पेपिलाई बोलते हैं या टेस्ट बड बोलते हैं, यानी कि स्वाद कालिकाएं। इसमें 3 स्वाद कालिकाएं होते हैं मुख्य रूप से। अग्र वाले भाग में उभार जो होगा इससे हमको मीठे स्वाद का पता चलता है यानी कि स्वीट। उसके बाद आएगा साइड वाले भाग में इसे उभार रहेगा, इससे हम लोग को खट्टे स्वाद का पता चलता है। और पीछे वाले पार्ट में ऐसे करके होगा, इससे कड़वे स्वाद का पता चलता है। और कड़वे स्वाद का पता चलेगा। ये जीव जो है हमारे लोअर तालु से जुड़ा होता है, वहाँ जो ये जो होता है हम लोग का कार्डियक बोन, यहाँ पे कार्डियक बोन उपस्थित होते हैं जिससे मेरा ये जीव जुड़ा होता है। और इससे जुड़े स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेन्यूलम बोलते हैं। यानी कि जहां से हायोड बोन से जीव जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे फ्रेन्यूलम बोलेंगे। और एक बात और है, अगर हायोड बोन अगर हम लोग में नहीं होता तो ये जी हम लोग जो अंदर कर लेते हैं ये हम लोग का जी क्या होता अंदर नहीं होता। लेकिन एक बार देखिए कुत्ता को देखिएगा जब वो दौड़ता है हाफने के बाद उसका क्या होता है जी बाहर लटक जाता है। कारण क्या उनमें हायोड बोन से जीव जुड़ा हुआ नहीं रहता है, यही कारण है कि उनका जीव लटक जाता है। और एक सवाल और बार बार पूछे जाते हैं हाथी का दांत कौन सा, हाथी के कौन से दांत
दिखाने वाले होते हैं और जो या बाहर जो निकले होते हैं, दिखाने वाले दांत उसको बोलते हैं, जो बाहर हाथी का निकला हुआ रहता है उसको हाथी के दिखाने वाले दांत बोलते हैं। तो उसका क्या होगा, कैनाइन मत कीजिएगा, क्योंकि साइड में क्या है, आप लोग को लगेगा कि हम लोग का नुकीला साइड वाला है तो ये कैनाइन हो जाएगा। ये कैनाइन नहीं होता है, उसका क्या होता है, इंसीजर दांत होता है। और इसके बाद हम लोग जीभ के बारे में देख लिए, और कुछ और टर्म्स हैं, जैसे स्फिंक्टर, यानी कि स्फिंक्टर के मतलब क्या हुआ, जो किसी भी दूसरे पदार्थ को रिटर्न जाने से रोके, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। नहीं तो ऐसा क्या होता, हम लोग का जो मल बना बड़ी आंत में, अगर स्फिंक्टर नहीं होता तो हो सकता था कि वो एनस से होकर हम लोग का मल का त्याग ना हो, क्या होता, रिटर्न कहाँ चला जाता, माउथ में। और हम लोग बोले थे हेटेरोडोंटी, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट क्या होता है, वैसे जीव जिनमें अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोडोंट। और दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर अवश्य करें। हेलो फ्रेंड, आप लोग को अरिहंत क्लास यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अंकित कुमार आया हूं फिर से न्यू वीडियो के साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम के लेके आए हैं, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, आहार नाल के बारे में पढ़ चुके थे, यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ओवरव्यू क्या हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भोजन हम लोग खाते थे, उस भोजन में क्या रहता था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और कुछ मिनरल्स रहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें इस सब का मिनरल और विटामिन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होते हैं। और ये क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लिपिड, ये क्या है, ये बड़े मोलिकुल्स होते हैं जिसका पाचन क्रिया के द्वारा वो छोटे मोलिकुल्स में टूटेंगे, यानी कि अणु में टूटेंगे। उसके बाद मेरा शरीर क्या करेगा, इसको ग्रहण करेगा। तो स्टार्च है, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च मेरा क्या, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम खाना खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रहता है किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च फॉर्म में। ये स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के उपस्थिति में माल्टोज में बदलता था, और ये माल्टेज एंजाइम की सहायता से 2 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज बनता था। और उसके बाद हम लोग आते थे तो ये प्रक्रिया कहाँ पे होती थी, मुख में होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा मुख से शुरू होता था। और उसके बाद वो भोजन किस रूप में रहता था, बोलस फॉर्म, यानी कि म्यूकस में मिलने के बाद वो बोलस फॉर्म लेता था। और वो बोलस फॉर्म इसोफेगस होते हुए कहाँ आता था, स्टोमक में। इसोफेगस में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर कोई एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता था। सिर्फ वहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी कर्माकुंचन प्रक्रिया उपस्थित होते थे, जिसके कारण बोलस खाना मुख से अमाशय में आते थे, यानी कि स्टोमक में आते थे। और स्टोमक में आने के बाद क्या होता था, वहाँ पे 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते थे, जिसमें पड़े थे फर्स्ट म्यूकस सेल या सलेसम सेल, और उसके बाद पड़े थे पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल, और उसके बाद पड़े थे चिप सेल, जिसमें म्यूकस सेल से म्यूकस का स्राव होता था, और पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल से HCl का स्राव होता था, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक मुख्य या जैमोजिन सेल। तो ये क्या था, इन कोशिका से पेप्सिनोजन या रेनिन हार्मोन का स्राव होता था, और ये पेप्सिनोजन हार्मोन का स्राव होता था, जिसमें पेप्सिनोजन किसके पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, प्रोटीन। और रेनिन हार्मोन होता है, वो भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, रेनिन भी, लेकिन वो किस चीज का, दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, रेनिन भाग लेता था। और उसमें हम लोग आगे देखे थे कि अमाशय का पीएच मान बहुत कम होता था, यानी कि 1.5 से लेकर 1.8 तक होता था, जिसमें से इसका कारण क्या था, वहाँ पे अमाशय में HCl बन रहा था। और हम लोग जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिसका पीएच मान कम होगा तो अमाशय का क्या हो रहा था, परत जल सकता था। लेकिन जलता क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस का स्राव होता था, जो क्या होते हैं, हमारा क्षारीय होते हैं। और ये एसिड और क्षार मिल के एक दूसरे को क्या करते थे,
न्यूट्रलाइज करते थे, जिसके कारण इसका यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा आमाशय जलने से बच जाता था। उसके बाद भोजन आमाशय में उपस्थित अर्धपाचित भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। और उसके बाद वो भोजन आता था कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आता था, और सबसे पहले इंटेस्टाइन में कौन आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हम लोग ने देखे थे कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में भोजन का पाचन मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहीं पे ड्यूडेनम के दीवार से क्या होता है, इंटरनोकाइनेज एंजाइम का स्राव होता था, जो ट्रेप्सिन, इनएक्टिव ट्रेप्सिनोजन को किस में बदलता था, ट्रेप्सिन में। और वो ट्रेप्सिन क्या करता था, अग्नाशय रस से स्रावित जितने भी हार्मोन थे, यानी कि केमोट्रेप्सिनोजन और ट्रेप्सिनोजन, इस सब को क्या कर रहे थे, एक्टिव कर रहे थे। लाइपेज भी उसमें क्या था, अग्नाशय रस में था, तो लाइपेज को एक्टिव करने के लिए भी कौन सा, ट्रेप्सिनोजन जिम्मेवार होता था। और दूसरा एक बाइल सॉल्ट बताए थे, ये तो उसमें एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन ये बाइल जूस जो होते हैं, ये क्या कर रहे थे, सिर्फ लिपिड के पाचन में मदद कर रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, स्मॉल आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पाचन की क्रिया होती थी। उसके बाद बच गया जेजुनम और इलियम। वहां पर क्या होता था, पाचन की क्रिया वहां पे नहीं होता है, वहां पर सिर्फ अवशोषण की क्रिया होती है। और उसमें बताए थे एक अंगुली नमूना संरचना पाई जाती है इलियम और जेजुनम में, जो हमारे आंत के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, अवशोषण तेजी से हो। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से एब्जॉर्बेशन होगा। और वहीं पे हम लोग सीखे थे कि आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या बोलते थे, काइम। और जब वो आंत में आया तो वहां पे उसका पूर्ण पाचन हुआ, और जब वो बड़ी आंत में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिसेज मैटर, यानी कि मल। और लिपिड का पाचन यानी अग्नाशय रस का जो स्राव होता था, वो आता था कहाँ पे, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। वहां पर बाइल जूस के द्वारा एक्टिव होते थे और HCl के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिपिड का पाचन कहाँ पे शुरू हो रहा है, स्मॉल आंत से शुरू हो रहा है। यानी कि हम लोग सीख लिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, और प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, और लिपिड का पाचन आंत से शुरू होता है, उसमें भी स्मॉल आंत में भी ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और एक सवाल हम लोग से पूछा जाएगा कि रेनिन हार्मोन जो किस चीज का पाचन करता था, दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को। यानी कि पूछेगा कि वयस्क में रेनिन हार्मोन अधिक स्रावित होगा या बच्चों में, तो क्या होगा, बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं। इसलिए क्या ये मेरा जवाब होगा कि रेनिन हार्मोन अधिक बच्चों में स्रावित होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ दूध का ही उपयोग करते हैं। लेकिन वयस्क मनुष्य में क्या है, सभी हार्मोन बनेंगे, ट्रेप्सिनोजन, लाइपेजेज, ये सब भी बनेंगे, क्योंकि हम लोग लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं। लेकिन बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं। तो दूध को पचाने में, दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हम लोग देखे थे प्रोटीन किस चीज में टूट रहा था, पेप्टोन में और प्रोटियोजेज में। ये ट्रेप्सिन हार्मोन या केमोट्रेप्सिन से डाइपेप्टिडेज में बदलते हैं, और ये डाइपेप्टिडेज एंजाइम से डाइपेप्टिडेज एंजाइम से अमीनो एसिड में बदलते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होता है, और प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड होते हैं, और फैट का लाइपेजेज एंजाइम से फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते थे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, क्या हमारे ब्लड में ये सब तो मिलेंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड मिल सकते हैं, लेकिन फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर इंसोल्युबल होते हैं, कि जल में ये अघुलनशील होते हैं। इसलिए फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल हमारे ब्लड में नहीं पाए जाएंगे। और ये लैक्टोजेज है, ये लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज, 2 मोलिकुल्स ऑफ, 1 मोलिकुल्स ग्लूकोज और 1 मोलिकुल्स किससे बने होते हैं, गैलेक्टोज से। और सुक्रोज है, ये सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटते हैं। ऐसा भी पूछा जाएगा आपको कि जो हमारा लैक्टोज है किस चीज से बना होता है, क्या होगा, 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज और 1 मोलिकुल्स ऑफ गैलेक्टोज। और सुक्रोज के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज और 1 मोलिकुल्स ऑफ फ्रुक्टोज। यहाँ से एक सवाल और ऐसे बार बार पूछे जाते हैं
क्या हम लोग जो फल खाते हैं उसका जो मीठा स्वाद होता है वो किस कारण होता है? तो वो मीठा स्वाद हम लोग का होता है फ्रुक्टोज के कारण। और हम लोग इतना पढ़ लिए थे, लेकिन एक बात और है कि हम लोग जैसे ये फिशेज मैटर बना, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वो एनएस से होकर नहीं, ऐसा भी हो सकता था रिटर्न जा सकता था। लेकिन हम लोग वहां पर एक चीज और पढ़े थे कि वहां पर बहुत सारे स्फिनेक्टर होते हैं, जैसे इसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक झिल्ली नमूना संरचना होती है जो फिशेज मैटर को अमाशय से बक्कल कैविटी में जाने से रोकते थे। उसका नाम था हम लोग का गैस्ट्रो इसोफ्रेंजियल स्फिनेक्टर। गैसो इसोफ्रेंजियल स्फिनेक्टर, देखिए यहाँ पर गैसो इसोफ्रेंजियल स्फिनेक्टर। ये क्या करता है? गैसो इसोफ्रेंजियल स्फिनेक्टर ये अमाशय से भोजन को माउथ में जाने से रोकते हैं। और उसके नीचे आएगा अमाशय के पार्ट, पाइलोरिक पार्ट होते थे, उसमें 3 पार्ट पड़े थे, एक फंडिक पड़े थे और एक कार्डियक, उसके बाद था पाइलोरिक। पाइलोरिक सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग पाइलोरिक बोलते थे। और वो पाइलोरिक के नजदीक एक और झिल्ली नमूना संरचना होती है जो क्या होता है, छोटी आंत में खूंगते हैं। छोटी आंत में खूंगते थे, वहां पर भी क्या होगा, छोटी आंत से भी तो भोजन अमाशय में आ सकता था, लेकिन अमाशय में नहीं आता है। वहां पर भी पाइलोरिक स्फिनेक्टर उपस्थित होते हैं। पाइलोरिक स्फिनेक्टर जो भोजन को छोटी आंत से अमाशय में आने से रोकते हैं। और जब छोटी आंत से कहाँ जाएंगे भोजन, बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में उसमें भी 3 रीजन होते थे, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम वाले पार्ट क्या होता है, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट और बड़ी आंत के केस्कम वाले पार्ट क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये जुड़े हुए स्थान पर एक वहां पर होता है लियोसिकल वॉल्व। लियोसिकल वॉल्व होते हैं जो क्या होता है, बड़ी आंत से छोटी आंत में भोजन को आने से रोकते हैं। अब वो जब बड़ी आंत में भोजन गया तो वो अब भोजन रहा नहीं, उसे फिशेज मैटर यानी कि मल बोलते हैं। और बड़ी आंत के एक सिक्कम वाले पार्ट में अंगुली नमूना संरचना थी, उसको हम बोलते थे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वो हम लोग का क्या था, विस्टेजियल ऑर्गन थे, यानी कि अवशेषीय अंग थे। और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। और हम लोग का बड़ी आंत में मुख्य रूप से वहां पर जल का अवशोषण होगा, उसके बाद किसी चीज का अवशोषण वहां पे नहीं होगा। और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में, यानी टीथ के बारे में, और आगे पढ़ेंगे उसके बाद टंग और जीभ के बारे में। तो हम लोग देखते हैं दांत के स्ट्रक्चर में देखिए हम क्या सब लिखे, रूट लिखे, निक लिखे और क्राउन लिखे। यानी कि जो हम लोग का दांत दिखाई दे रहा है उतना पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्राउन। और रूट पार्ट जो हम लोग को जा सॉकेट, यानी कि जा वाले जो हड्डी होंगे उनमें जितना पार्ट धसे होते हैं उसको रूट बोलेंगे। और रूट और क्राउन के बीच वाले भाग को निक बोलेंगे। और हम लोग का जो एक चमकीला सतह दांत जब दिखाई पड़ता है तो एक चमकीला परत दिखाई पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनामेल। और इसके दांत के नीचे एक पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी यानी कि मज्जा गुहा, वो क्या करता है, डेंटाइन का स्राव करते रहता है। और उस पे एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे गम या जिंजीवा कहते हैं। और हम लोग देखेंगे कि दांत भी कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग में 4 प्रकार के दांत होते हैं। फर्स्ट होगा इंसीजर यानी कृंतक, और उसके बाद आएगा कैनाइन रदनक, उसके बाद आएगा प्रीमोलर अग्रचवर्णक, मोलर चवर्णक। और इसका क्या है, इंसीजर यानी कृंतक, यानी कि इसका काम होता है काटना। कैनाइन रदनक, इसका काम होता है चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है कि पीसना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मिल्क टीथ,
और टेम्पोररी मिल्क टीथ को टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, यानी दूध के दांत या अस्थायी दांत। अस्थायी दांत हम उसको बोलेंगे जो बचपन में था और वयस्क होने पर वो क्या होगा, टूट के फिर से आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ। और उस दांत का डेंटल फार्मूला यानी दंत सूत्र होते हैं 2102, यानी कि ये दो मेरा क्या इंसीजर है और ये मेरा क्या है, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इसमें हम देखते हैं कि इंसीजर वाले पार्ट कितना है, 2 है। इसका मतलब ये 2 हाफ, जो मेरा ये मुंह का हाफ है, हाफ से लेते हैं 2 दांत इधर, तो ये क्या हुआ, ऊपर नीचे दोनों है, यानी कि अभी इंसीजर यहाँ 2 लिखे और नीचे 2 है, टोटल 4, यानी हाफ साइड में 4, तो पूरा क्या होगा 8 आएंगे। अगर ऐसा भी पूछेगा कि इंसीजर दांत की संख्या कितना होते हैं तो क्या हो जाएगा 8। उसके बाद हम लोग का आया कैनाइन। कैनाइन टोटल कितने होते हैं 4, यानी कि 1 2, एक साइड में 2 तो दोनों साइड मिला के 4। लेकिन बच्चों में क्या होगा, ये बच्चों का डेंटल फार्मूला है, यानी मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ। देखिए यहाँ पर क्या है, प्री मोलर क्या लिखे हैं 0, यानी कि बच्चों में प्री मोलर की संख्या नहीं होते हैं और मोलर की संख्या 2, यानी कि इसका भी क्या जाएगा, टोटल मोलर 8 होते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे परमानेंट टीथ, यानी कि अस्थायी दांत। जब हम लोग का ये वयस्क होने के बाद लगभग 20-25 साल के एज में क्या होता है, हम लोग का आता है परमानेंट टीथ। उसका डेंटल फार्मूला होता है 2123 और नीचे भी 2123। इसको मल्टीप्लाई 2 से इसलिए किए क्योंकि हम हाफ पार्ट को लिख रहे हैं, पूरा पार्ट के लिए क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंसीजर वाले दांत को देख रहे हैं कि बच्चों में और वयस्क दोनों में क्या होता है समान। कैनाइन भी दांत में क्या होता है, दोनों में वयस्क और बच्चों में समान। लेकिन प्री मोलर क्या है, बच्चों में अब्सेंट होते हैं, जबकि वयस्क में देखिए 2 लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है 2 और 2 4, एक भाग में 4, तो दोनों भाग मिला के कितना हुआ 8। और एक देखते हैं मोलर। मोलर वाले पार्ट में बच्चों में टोटल 8 थे, लेकिन यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा परमानेंट टीथ में, 3 ऊपर 3 नीचे, यानी हाफ पार्ट में 6, तो दोनों पार्ट मिला के 12। इसका मतलब क्या हुआ 12 दांत होंगे कौन सा, मोलर वयस्क में। लेकिन इसको जो 4 दांत बढ़ा हम लोग में मोलर, ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, यानी कि अक्ल दांत या झूठा दांत इसको बोल सकते हैं। यानी कि ये दांत हम लोग का कोई काम का नहीं है, यानी कि इसका मतलब है काम का नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया अब्सेसिया, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन। हम लोग एक वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ चुके हैं, कौन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और यहाँ पर भी हम लोग का आ गया कि ऐसा भी सवाल आता है कि कितने हम लोग के मुंह में वेस्टिजियल दांत हैं, कितना होगा 4 होगा। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जैसे डायफोडोंट किसको बोलेंगे, द्विबार दंती, यानी ऐसे जीव जिनमें 2 बार दांत आते हैं। जैसे हम लोग हैं 2 बार दांत आते हैं, एक बार बचपन में आता है, उसके बाद क्या होता है टूटने के बाद फिर आता है, उसको क्या बोलेंगे द्विबार दंती या डिफोडोंट। उसके बाद आता है थीकोडोंट, यानी कि गर्त दंती। थीकोडोंट आएगा, उसको क्या बोलेंगे गर्त दंती। तो गर्त दंती में होता है जिसका दांत हड्डी में धंसा हो, जैसे हम लोग क्या बोले थे जा सॉकेट में धंसे भाग को क्या बोलते हैं रूट, यानी कि जिसका दांत जात सॉकेट में धंसा हुआ रहेगा उसको हम बोलेंगे गर्तदंती यानी थीकोडोंट। और उसके बाद आएगा हेटेरोडोंट, यानी कि हेटेरोडोंट होता है विषम दंती, यानी कि ऐसे जीव या जंतु जिनमें एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाएंगे, यानी टीथ होंगे एक से अधिक प्रकार के, उसको बोलेंगे हेटेरोदंती। जैसे हम लोग में क्या होता है हेटेरोदंती है क्योंकि हेटेरोडोंट है क्योंकि हम लोग में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होने के कारण हम लोग क्या हो गए हेटेरोडोंटी। इसीलिए ये सब कुछ टर्म है, इसको ध्यान रखिए। और उसके बाद आएगा हम लोग का जीव। तो जीव के बारे में हम देखते हैं कुछ। और जीव एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हम लोग का, और वो मुख्य रूप से क्या काम करता है जीव, उसका काम होता है भोजन को मिलाने का काम करता है म्यूकस के साथ।
तो मान के चलिए अगर ये जीव की संरचना हम बनाए तो इसमें मुख्य रूप से इस पे क्या होता है, छोटा छोटा उभार होता है जिसे पेपिलाई बोलते हैं या टेस्ट बड बोलते हैं, यानी कि स्वाद कालिकाएं। तो इसमें 3 स्वाद कालिकाएं होते हैं मुख्य रूप से। अग्र वाले भाग में उभार जो होगा इससे हमको मीठे स्वाद का पता चलता है, यानी कि स्वीट। उसके बाद आएगा साइड वाले भाग में इसे उभार रहेगा, इससे हम लोग को खट्टे स्वाद का पता चलता है। और पीछे वाले पार्ट में ऐसे करके होगा, इससे कड़वे स्वाद का पता चलता है। और कड़वे स्वाद का पता चलेगा। ये जीव जो है हमारे लोअर तालु से जुड़ा होता है, उस वहाँ जो ये जो होता है हम लोग का कार्डियक बोन, यहाँ पे कार्डियक बोन उपस्थित होते हैं जिससे मेरा ये जीव जुड़ा होता है। और इससे जुड़े स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम बोलते हैं। यानी कि जहां से हायोड बोन से जीव जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रेन्यूलम बोलेंगे। और एक बात और है, अगर हायोड बोन अगर हम लोग में नहीं होता तो ये जी हम लोग जो अंदर कर लेते हैं, ये हम लोग का जी क्या होता, अंदर नहीं होता। लेकिन एक बार देखिए, कुत्ता को देखिएगा, जब वो दौड़ता है हांफने के बाद उसका क्या होता है, जी बाहर में लटक जाता है। कारण क्या, उनमें हायोड बोन से जीव जुड़ा हुआ नहीं रहता है, यही कारण है कि उनका जीव लटक जाता है। और एक सवाल और बार बार पूछे जाते हैं, हाथी का दांत कौन सा, हाथी के कौन से दांत दिखाने वाले होते हैं और जो या बाहर जो निकले होते हैं। दिखाने वाले दांत उसको बोलते हैं, जो बाहर हाथी का निकला हुआ रहता है उसको हाथी के दिखाने वाले दांत बोलते हैं। तो उसका क्या होगा, कैनाइन मत कीजिएगा, क्योंकि साइड में क्या है, आप लोग को लगेगा कि हम लोग का नुकीला साइड वाला है तो ये कैनाइन हो जाएगा। यह कैनाइन नहीं होता है, उसका क्या होता है, इंसीजर दांत होता है। और इसके बाद हम लोग जीव के बारे में देख लिए। और कुछ और टर्म्स हैं, जैसे स्फिनिक्टर, यानी कि स्फिनिक्टर के मतलब क्या हुआ, जो किसी भी दूसरे पदार्थ को रिटर्न जाने से रोके, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्फिनिक्टर बोलते हैं। नहीं तो ऐसा क्या होता, हम लोग का जो मल बना बड़ी आंत में, अगर स्फिनिक्टर नहीं होता तो हो सकता था कि वो एनस से होकर हम लोग का मल का त्याग ना हो, क्या होता, रिटर्न कहाँ चला जाता, माउथ में। और हम लोग बोले थे हेटेरोडोंटी, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट क्या होता है, वैसे जीव जिनमें अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोडोंट। और दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर अवश्य करें।